देखिए आज का हमारा ये थर्ड क्लास है। इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी जो भी है अकाउंट से रिलेटेड, यानी कि कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो जिनका यूज करके हम आगे चल के अकाउंटिंग करने वाले हैं। बहुत ऐसे वर्ड्स, उसमें हमने बहुत सारे वर्ड्स के बारे में हमने बात भी किया था। तकरीबन 30-35 वर्ड्स के बारे में ऑलरेडी हमने डिस्कस कर रखा है। अब बात है, अगला पॉइंट जो था हमारा क्या है, कैपिटल रिजर्व के बारे में। कैपिटल रिजर्व, तो यहाँ कैपिटल मैंने आपको बोला था ना, कैपिटल का मतलब आपको दिमाग में क्या सेट कर लेना, बड़ा। लेकिन तो यहाँ पे क्या है कि कैपिटल रिजर्व मतलब ये जो रिजर्व रखे हैं ना हम छोटे मोटे काम के लिए, और क्या कहते हैं, नॉर्मल जो हमारा बिजनेस का जो काम होता है, एक्चुअल में रिजर्व होता क्या है जरा बताइएगा मुझे। पार्ट ऑफ प्रॉफिट, रिजर्व होता है यही। और प्रॉफिट जब आ गया तो प्रॉफिट का मतलब क्या हो गया, या इसके आप समझिए, इसके बारे में एक शब्द कह सकते हैं, राइट ऑफ ऑनर कह लीजिए। यानी कि एज अ डिविडेंड इसको क्या करना है, इसको क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन, या अगर दो से ज्यादा है तो अमॉन्ग ऑनर ऑफ बिजनेस। यही होता है ना, मतलब प्रॉफिट यही होता है ना कि ऑनर के बीच में बांटने वाला। लेकिन इस प्रॉफिट के कुछ हिस्से को हम क्या कर लेते हैं, एज अ रिजर्व हम क्या कर लेते हैं, उसको अपने पास रख लेते हैं। किस रूप में, रिजर्व। तो यदि रिजर्व अगर हमारा कैपिटल नेचर का हो जाए, यानी कैपिटल रिजर्व हो जाए, तो याद रखिएगा, तो क्या होता है कि हम उसको इसलिए रख लेते हैं ताकि इन फ्यूचर कोई हमें जरूरत पड़ता है, कोई ऐसे बड़ा काम का जरूरत पड़ता है, लाइक मशीनरी लेना है, या किसी को लेट सपोज अगर कोई क्षतिपूर्ति हो, कोई क्षति हो जाए, मतलब कोई एबनॉर्मल लॉस हो जाए, तो उसको कंपनसेट करने के लिए, तो उन सब चीजों के लिए हम क्या करते हैं, इस रिजर्व को जमा करते हैं। मतलब ये कैपिटल रिजर्व का मतलब एक ऐसा रिजर्व जिसको एज अ डिविडेंड उसको हम डिस्ट्रीब्यूट ना कर सके, किसके बीच में, ऑनर ऑफ बिजनेस के बीच में। ठीक है ना। तो ये रिजर्व कभी भी ऑनर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, इससे कोई ना कोई काम होता है, ध्यान रहे। वही कह रहे हैं, रिजर्व ऑफ ए कॉर्पोरेट एंटरप्राइजेज विच इज नॉट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड। ठीक है। फिर आगे कह रहा है क्या, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। अगला टॉपिक क्या है हमारा, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस क्या होता है। फिर यहां पे क्या है, आपको दो चीज को देखिए, एक क्या है हमारा, और एक दूसरा हमारा क्या है, फिर उसको बांट दीजिए। मैंने इसीलिए बोला था कैपिटल के दिमाग में क्या सेट कर लेना, कोई बड़ा काम करने, वर्क इन प्रोग्रेस करने का मतलब ये चीज प्रोसेस में है अभी हमारा, क्या हमारा प्रोसेस में है, और कैपिटल मतलब कोई बड़ा काम प्रोसेस में, ठीक। यानी कि हम कोई ना कोई क्या कर रहे हैं, हमारा फिक्स्ड एसेट्स तैयार कर, जनरली यही होता है। तो हमारा क्या हो जाएगा, यदि कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस कहा जाए तो इस नेचर का यदि कोई काम हमारा अभी पूरा फिनिश नहीं हुआ है, और ना ही एज अ रॉ मटेरियल है, यानी इस पे काम चालू है, तो हमारा क्या हो जाएगा, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, यानी एक्सपेंडिचर ऑन कैपिटल एसेट्स। कैपिटल एसेट्स मतलब, फिर कैपिटल का मतलब दिमाग में क्या सेट में, बड़ा एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स। तो एक्सपेंडिचर ऑन कैपिटल एसेट्स विच आर इन प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्शन और कंप्लीशन, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। याद नहीं करना है, चीजों को समझना है। याद करिएगा तो मैं बोला हूं ना, मुझे लग रहा है 200-300 दिया यहाँ पे टर्मिनोलॉजी, कितना याद करिएगा। फिर अगला पॉइंट है हमारा क्या, कैश। कैश क्या होता है, तो कैश हो गया। आज जो बिजनेस से बाहर होता है वो कैश को कैश नहीं खाते, तो कैश नहीं होता है। मतलब आपके पॉकेट में जो अभी पड़ा पड़ा होगा बाहर, समोसा वमोसा खाने के लिए, भाजा खाने के लिए, तो कैश नहीं होगा। ये कौन नियम बता दिए। देखिए कहीं यहाँ पे अगर कैश के बारे में बात किया जाएगा ना,
तो कैश इंक्लूड्स कैश एज वेल एज डिमांड डिपॉजिट विथ बैंक कह लीजिए। मतलब कुछ ऐसे लेटर हैं जो डिमांड डिपॉजिट विद बैंक, मतलब उसको जाएंगे डिमांड डिपॉजिट करेंगे, ऑन डिमांड उसका पेमेंट होगा, दिया। एक तरह से वो भी तो कैश ही है ना, उसमें कोई प्रोसेस है नहीं, जाना है लेके चले आना। एक तो वो होता, तो वही यहाँ पे कह रहा है कैश कंप्राइजेज कैश ऑन हैंड एंड डिमांड डिपॉजिट विद बैंक। लेकिन एक अगला आ जाता है, एक और टॉपिक आ जाता है, कैश इक्विवेलेंट। कैश इक्विवेलेंट्स। देखिए बिजनेस में कैश का क्या इंपॉर्टेंस है, कैश भी एसेट्स है, ये सब भी एसेट्स है, मतलब जितना भी एसेट्स। लेकिन फिर भी हम बार बार बिजनेस में ये क्यों कहते हैं कि हार्ड कैश होना बहुत जरूरी है, कैश होना बहुत जरूरी है, या कैश इक्विवेलेंट होना बहुत जरूरी है, क्यों? क्योंकि देखो जरूरत पड़ने पे क्या होगा ना, ये सब को बेचने के लिए हमें टाइम चाहिए, और डोंट नो कि कितना में बिकेगा। आप एक प्रोजेक्टेड अमाउंट ले सकते हो, मतलब एक क्या कर सकते हो उसको, आप एक लमसम अमाउंट इसका आप कर सकते हो, लेकिन फिक्स्ड अमाउंट नहीं हो सकता कि नहीं इतना में ही बिकेगा, ये सियोरिटी आप नहीं दे सकते। कैश का इंपॉर्टेंस इसलिए है कि पूछना नहीं है, घूमना नहीं है कि सर कैश ले लो, सर कैश ले लो, ऐसा नहीं होगा। इसके लिए आपको घूमना पड़ सकता है, शायद बिक भी जाए, शायद ना भी बिके, बिके तो हो सकता है कम में, बराबर में, या ज्यादा में बिके। लेकिन कैश के साथ ऐसा कुछ है, वो है, मतलब 10 रुपया लिखा हुआ है तो 10 रुपया का मतलब 10 रुपया वैल्यू है, और एकदम इजीली एक छोटे बच्चों को भी आप दे दो तो टाइम नहीं लगेगा, है कि नहीं? तो कैश का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, क्यों? क्योंकि बिजनेस, किसी भी बिजनेस को रन करने के लिए बहुत सारे खर्चे करने पड़ते हैं जो इंस्टेंट चाहिए हमें। इसके लिए हम ये नहीं कह सकते रुक जाओ बिल्डिंग बिकेगा तो हम देंगे तुम, है कि नहीं? कोई आए हमें और बोले बच्चा कि सर पढ़ना है ट्यूशन बेंच वाले लीजिए, तो भाई बेंच हमारे पास है तो हम लेके क्या करेंगे। लेकिन ये कहता है कैश इक्विवेलेंट। कैश इक्विवेलेंट मतलब, कैश का मतलब होता है कि जो आसानी से मार्केट में फ्लो हो जाए, जिसका एक्सचेंज करने में हमारे पास एकदम से समस्या ना हो, तो उसको तो क्या कहते हैं। लेकिन एक होता है कैश, ठीक है, हम ये नहीं कहेंगे कि तुरंत का तुरंत फ्लो हो जाएगा, लेकिन उससे कम भी ये नहीं है। इक्विवेलेंट मतलब लगभग लगभग बराबरी के होता है। तो कैश इक्विवेलेंट मतलब हाईली लिक्विड, ये सब भी हो जाएगा। जैसे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, जैसे मान के चलिए किसी को आपने लोन दिया है, उसने आपको लेटर दिया हुआ है, जैसे बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बारे में हम बात कर लेते हैं, तो एक तरह से वो किसके अंतर्गत आएगा, अगर 10 दिन 15 दिन या 3 महीने का जनरली हम टाइम पीरियड लेते हैं कैश इक्विवेलेंट में। उसने बोला 1 महीने बाद हम आपको पैसे दे देंगे, कोई दिक्कत है क्या? आप ले लो, आराम से जाओगे, वो हो जाएगा। तो कैश इक्विवेलेंट कहने का मतलब जो कैश की तरह ही आसानी से मार्केट में फ्लो हो जाए, ठीक है कैश इंस्टेंट हो जाता है, ये थोड़ा डिले, लेकिन सिक्योरिटी है कि इसमें दिक्कत नहीं हो, कुछ प्रोसेस होगा, कुछ प्रोसीजर होगा जिसको फॉलो करना पड़ता है, लेकिन इसमें दिक्कत नहीं हो, तो हमारा क्या हो जाता है वो कैश इक्विवेलेंट, ठीक है ना। तो वो कैश इक्विवेलेंट का इसीलिए कहा जाता है कैश इक्विवेलेंट आर शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म मीन्स यहां पे क्या होगा, किस कैश इक्विवेलेंट में आपको शॉर्ट टर्म्स का मतलब हो गया 3 मंथ्स, मैक्सिमम 3 मंथ्स, इससे ज्यादा, ठीक है ना। तो क्या कर रहा है शॉर्ट टर्म्स, हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट। हाईली लिक्विड मतलब, लिक्विड मतलब जो आसानी से फ्लो हो जाए, हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट। और कह रहा है कि रेडली कन्वर्टेबल इनटू नोन अमाउंट्स ऑफ कैश। रेडली मतलब जल्दी से, आसानी से जो
एक नोन अमाउंट ऑफ कैश में कन्वर्ट हो जाए, वही हमारा क्या होता है, कैश इक्विवेलेंट, जिसके लिए हमारे पास कोई रिस्क नहीं हो। मैंने बोला ना इसमें तो रिस्क है भाई, बिकेगा नहीं बिकेगा, कितने में बिकेगा, लेकिन उसमें कोई रिस्क नहीं हो, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा कैश इक्विवेलेंट। फिर आएगा हमारा क्या, आगे दिया है कैश बेसिस ऑफ क्या दिया हुआ है, क्या होता है ये, यहाँ पे एक चीज आपको शायद याद आ रहा होगा, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, कुछ याद आया। दूसरा हमारा क्या था, अब शायद आपको ध्यान में, बेसिस ऑफ दो अकाउंटिंग, बेसिस टू बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, नंबर वन, नंबर सेकेंड, मैंने बोला था कैश दाम के बारे में बात करता है, ये काम के बारे में, यही बोला था ना मैंने समझाने पॉइंट ऑफ व्यू से। मैंने क्या बोला था, ये सिर्फ और सिर्फ किससे बात करेगा, रिसिव्ड या पेमेंट मेड, क्या भाई, ड्यूरिंग दिस, इस वर्ष के दौरान जो भी रिसीव होगा ना उसको लिखेगा, जो पेमेंट होगा उसको लिखेगा, कब के लिए है किसके लिए है कोई इसको फर्क नहीं पड़ता। बोलता मैं कुछ सुनता ही नहीं हूँ, मैं बस देखता हूँ, जो आएगा लिख लूंगा, जो जाएगा लिख लूंगा। लेकिन एक आता है हमारा क्या, एक्रूअल, ये कहता है काम कितने का हुआ ये बता, खर्च कितना की इस साल, इनकम कितना कमाए हो इस साल के लिए, वो हमारा क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा हमारा, इनकम या एक्सपेंडिचर फॉर दिस, इनकम या एक्सपेंडिचर, बताइए इसमें कोई समस्या किसी को। ऑलरेडी इस पे हमने बहुत ज्यादा डिस्कस किया हो, बहुत सारे वीडियो में भी आपको देखने को मिल जाएगा। फिर आगे आता है कैश डिस्काउंट, लगता है पीडीएफ मिल गया, अच्छा कल फोटो लिए थे ना आप लोग, अभी हम सोचे भाई कैश डिस्काउंट, शायद कुछ याद हो आपको कैश डिस्काउंट के बारे में, आए थे खूब बढ़िया से, कौन कौन से, क्या था भाई, कोई भी डिस्काउंट दे रहा है पेमेंट करने पे, क्या था, थोड़ा आप बताइए कुछ अलग पॉइंट कैश डिस्काउंट रिलेटेड। हाँ वो हिंट दे दिया, बाकी आप बताइए आगे, फिर किसके लिए है कैश डिस्काउंट, किसके लिए, वो तो पता है कि बिजनेस की बात करेंगे तभी अकाउंटिंग करेंगे, तो हो गया होशियारी वाली बात, मतलब ये तो पक्का है कि भाई अकाउंटिंग तो बिजनेस का ही करेंगे, बिजनेस और कस्टमर के बीच सर डील होगा ना, उसमें जो डिस्काउंट मिलेगा, ये तो गलत बात। मैंने आपको बोला था कि एक है आपको क्या, अब इसको हटाइए, सीधे हम चलते हैं डिस्काउंट, उससे आगे बताइए ना, एक है क्या हमारा, रेट दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई, और एक होगा हमारा ये दोनों आपको मिल भी सकते हैं और आप दे भी सकते हैं, क्योंकि डिस्काउंट में मैंने आपको बताया था दो तरीके का, एक डिस्काउंट रिसीवेबल,
सॉरी, हाँ, डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड। तो डिस्काउंट अलाउड क्या होता है? जिसमें आप अलाउ करते हो। आप कब अलाउ करते हो? जब आप सेल करते हो, तो सेल पे आप डिस्काउंट अलाउ करते हो और परचेज पे आप डिस्काउंट रिसीव करते हो। तो क्या होता है, ट्रेड डिस्काउंट के बारे में हमने आपको बताया था। ये जो ट्रेड डिस्काउंट है, अप्लीकेबल ऑन क्रेडिट एंड कैश ऑल्सो। मतलब शॉर्टकट में दिख रहा हूं, क्रेडिट ट्रांजेक्शन पे भी और कैश ट्रांजेक्शन पे, सही होता है ना। बट बात जब यहां पे आएगा, एप्लीकेबल ओनली ऑन इस पे कैश ट्रांजेक्शन, ठीक है ना। फिर इसका क्या होता है, अकाउंटिंग बताइए, नहीं, लेकिन हम इसका अकाउंटिंग करते हैं। क्लियर। फिर आगे हमने क्या बताया था आपको, कस्टमर अट्रैक्शन के लिए, कि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर आए हमारे ब्रांच को विजिट करें। और ये क्या होता है, सॉरी, तो कह लीजिए आप कलेक्शन ऑफ डेटा या कैश ट्रांजेक्शन के लिए, कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा कैश ट्रांजेक्शन करें, इसके लिए होता है। कोई दिक्कत? फिर मैंने आपको एक और चीज़ बताया, कुछ और बताइए। कुछ इसमें तो बहुत सारी बातें मैंने बताई थी आपको। कलेक्शन ऑफ डेटा या कैश ट्रांजेक्शन के लिए हो गया। इसको क्या कहते हैं वो तो बता दें। वही वही होगा ना, कि डेटा से हम कलेक्शन के लिए, हम डेटा से कलेक्शन करते हैं, ये चीज़। सबसे इम्पोर्टेंट जो था, अभी देखिए फोन जो आ गया, हम दिमाग फिर यही, ऑडिट चल रहा है हमारा, का संभालने वाला कोई नहीं। कस्टमर आफ्टर क्या करें, कस्टमर अट्रैक्शन के लिए, अट्रैक्शन के लिए और कलेक्शन। हाँ, ये जो होता है कैलकुलेशन कब होता है इसका, फॉर कैश डिस्काउंट। और इसका कैलकुलेशन कब होता है, आफ्टर क्रेडिट डिस्काउंट। हम क्या करते हैं, घटा देते हैं उसके बाद। तो यहाँ पे आपको जो पॉइंट दिया हुआ है, उसमें मुख्य रूप से इसी चीज के बारे में बात किया जा रहा है, कि कैश ट्रांजेक्शन को करने के लिए या डेटर से कैश को कलेक्ट करने के लिए, जिनकी जल्दी से जल्दी कलेक्शन हो जाए, जो डिस्काउंट हम अपने कस्टमर को देते हैं या जो डिस्काउंट हमें मिलता है, वही हमारा होता है कैश डिस्काउंट। तो यहाँ पे कैश डिस्काउंट ए रिडक्शन ग्रांटेड बाय ए सप्लायर फ्रॉम द इनवॉइस प्राइस इज कंसिडरेशन ऑफ इमीडिएट पेमेंट और पेमेंट विद इन स्टिपुलेटेड टाइम। यदि मैं किसी से परचेज कर रहा हूं, तो या तो मैं इमीडिएट पेमेंट करूंगा तो मुझे एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया जाएगा, और नहीं तो भाई पहले हमने क्रेडिट ले रखा है, उसको हम एक टाइम दे दिया कि इतने तारीख से पहले यदि आप पेमेंट कर दो तो आपको डिस्काउंट दूंगा, जो आप बोल रहे थे। तो वही जो डिस्काउंट होता है हमारा, कौन सा डिस्काउंट होता है, कैश डिस्काउंट। और बाकी ये जो डिस्काउंट होता है क्या होता है हमारा, नॉर्मली जो होता है। तो इसका अकाउंटिंग वगैरह भी कुछ भी नहीं होता, सिर्फ कैलकुलेशन करते हैं, उसको हम क्या कर देते हैं, भूल जाते हैं। ठीक है। फिर आगे हमारा क्या है, कैश प्रॉफिट। अगला टर्म क्या है हमारा,
कैश प्रॉफिट देखिएगा, आइटम जो देखिएगा ना जब भी किसी फाइनल अकाउंट वगैरह में देखिएगा, तो दो तरह के आइटम होते हैं, कैश आइटम होते हैं, नॉन कैश आइटम। नॉन कैश आइटम कहने का मतलब वो सारे खर्चे जिसमें एक्चुअल में कैश का कोई हमारा ट्रांजेक्शन नहीं हुआ, बट फिर भी उसको हमने खर्च माने। जैसे डेप्रिसिएशन, मैं एक बार इसको खरीदा था, अब इसके वैल्यू में भले कमी आ रही है, इसमें मुझे कोई फर्क नहीं है, कैश पे कोई इंपैक्ट जा रहा है क्या? नहीं। तो कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जो हमारे क्या होते हैं, नॉन कैश आइटम। तो जनरली जो हमारे पास जो प्रॉफिट आता है वो कैश एज वेल एज नॉन कैश आइटम दोनों का मैच करके हम प्रॉफिट या लॉस का कैलकुलेशन करते हैं। बट यदि हम कैश प्रॉफिट के बारे में बात करें तो हम इसमें क्या करेंगे, एक्चुअल प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट कह लीजिए, और उसमें क्या कर देंगे, नॉन कैश एक्सपेंस जोड़ देंगे। तो भाई हमें प्रॉफिट हुआ है 10,000, लेकिन उसमें हमने ऑलरेडी डेप्रिसिएशन भी घटा रखा था 500। जबकि डेप्रिसिएशन हुआ भी तो मैं ये माना हूं, एक्चुअल में हमारे पास से कुछ गया नहीं, जब जाना था तभी चला गया, जब मशीन हम जिस साल खरीदे थे। उसी को धीरे धीरे हम क्या कर रहे हैं, अलग अलग वर्षों में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो वो नॉन कैश आइटम, आज के डेट में कैश पे कोई उससे इम्पैक्ट जाएगा नहीं जाएगा, तो इसलिए हम क्या करेंगे, उसको जोड़ के बताओ तो जरा, अगर डेप्रिसिएशन हटा दिया जाए, नॉन कैश आइटम हटा दिया जाए तो कितना फायदा होगा। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, जो एक्चुअल प्रॉफिट आया होता है उसमें नॉन कैश आइटम जब जोड़ देते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, कैश प्रॉफिट। मतलब हमको सिर्फ कैश से मतलब था, ठीक है। तो वही कह रहा है यहाँ पे कि सॉरी, द नेट प्रॉफिट इज इंक्रीज्ड बाय नॉन कैश कॉस्ट सच एज डेप्रिसिएशन, amortization. It is when the result of the computation is negative, it is termed as cash loss. लेकिन यही मान के चलिए अगर लॉस में रह जाए, जैसे मुझे 20,000 लॉस हुआ था, लेकिन उसमें से ऑलरेडी हमारा 2,000 का नॉन कैश एक्सपेंस नॉन, तो हमारा क्या हो जाएगा, इसका मतलब कि नहीं उसको घटाएंगे ना, प्रॉफिट में ना ऐड करते हैं। और अगर कैश लॉस के बारे में अगर मैं बात करूं, कैश लॉस इज इक्वल टू, मतलब नेट लॉस के बारे में माइनस ध्यान रहेगा। फिर आगे क्या रहा है, क्या कैश प्रॉफिट, कैरिंग अमाउंट। कैरिंग अमाउंट ऑलरेडी मैंने कल बताया, बुक्स ऑफ अकाउंट, याद है ना, लिख दे रहा हूं। में कोई देखेगा तो कहेगा कि बुक वैल्यू, ठीक है। फिर है हमारा चार्ज, हमारा फिर से क्या है हमारा, यहाँ पे चार्ज करने मतलब जानते हैं क्या, जब किसी से आप लोन ले रहे हो तो उसके अगेंस्ट में जो आप अपना सिक्योरिटी रख रहे हो ना, मॉर्गेज के तौर पे, वो एक तरह से क्या किया जाता है, चार्ज का। मतलब हमने इस बिल्डिंग पे अपना चार्ज ऑलरेडी सेटअप कर रखा है कि अगर कल को मैं आपका लोन चुकता नहीं करता हूँ तो हो जाए। तो एक तो चार्ज का यूज वहां होता है, सेकेंड चार्ज का यूज कहाँ होता है हमारा, सेकेंड चार्ज का यूज होता है कि किसी एसेट्स का क्या होता है, यूज करते हैं, डेप्रिसिएशन वगैरह आप समझ लिए, एज हमारे लिए एक्सपेंस के तौर पे काम होता है, तो वो भी चार्ज। तो यहाँ पे क्या दे रखा है कि एन इनकम्बरेंस ऑन एन एसेट्स इज सिक्योर एन इंडेप्टनेस और अदर ऑब्लिगेशंस, वही है वो वाला चार्ज, लोन वाले के बारे में बात हो रहा है। तो क्या कर रहे हैं, इट में भी फिक्स्ड और फ्लोटिंग। इट में भी फिक्स्ड मतलब जो चार्ज हमने लगा रखा है कि भाई हमने जैसे आपसे लोन लिया या बैंक से आप लोन लेते, तो बैंक आपका जो मॉर्गेज के तौर पे जो रखता है ना प्रॉपर्टी, वो मतलब अगेंस्ट चार्ज, लोन अगेंस्ट चार्ज। अब ये चार्ज फ्लोटिंग हो सकता है, फिक्स्ड हो सकता है। फ्लोटिंग मतलब जो बदलता रह सकता है, और फिक्स्ड मतलब ये हो गया कि इस बिल्डिंग पे फिक्स्ड है तो वो फिक्स्ड, ठीक है। एक तो वो हो गया। उसके बाद क्या कह रहा है हमारा, चेक, टाइप ऑफ, ये क्या है हमारा, चेक।
क्या है हमारा टाइप ऑफ बिल्स ऑफ, ठीक है ना, विच इज ड्रॉन अपॉन अ स्पेसिफाइड बैंक। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में जनरली हम क्या करते हैं, टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज कह लीजिए, या यहाँ बिल्स ऑफ एक्सचेंज आपको समझाने के लिए बोला हूँ, बाकी होता है क्या हमारा निगोशिएबल। निगोशिएबल मतलब जिसके हेल्प से, जिसके अगेंस्ट में हम क्या करें, निगोशिएट कर सकते हैं, चीजों का क्रय विक्रय कर सकते हैं, सेल परचेज कर सकते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि भाई चेक क्या होता है, तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है कि एक सेलर क्या करता है, अपने परचेजर पे ड्रॉन करता है और परचेजर उसको एक्सेप्ट करके क्या कर देता है, फिर से ड्रॉवर के पास भेज देता है। यहाँ पे वैसा नहीं करता, यहाँ पे क्या हो जाता है, चेक में भी वैसा ही होता है। एक हो गया हमारा कस्टमर, यहाँ पे समझिए कि एक कस्टमर है, ट्रांजैक्शन किसके साथ हुआ उसका, एक सेलर के साथ हुआ। सेलर ने इसको क्या दिया, कस्टमर को क्रेडिट पे गुड्स दिया या सर्विस प्रोवाइड किया होगा, कस्टमर ने क्या दिया उसको, चेक। तो चेक क्या कस्टमर अपने पास से पैसा देता है, नहीं, कस्टमर एक चेक लिखता है, इसको जिस बैंक में उसका पैसा रहता है वो, यानी कि वो क्या कहते हैं, एक तरह से प्रोविजन, मतलब उसने प्रॉमिस कर दिया किसके अगेंस्ट, बैंक के, कि भाई इस बैंक को ये अनुमति दे देगा कि उसके अकाउंट से क्या करे, वो पैसा किसको दे देगा, वो बैंक किसको ट्रांसफर कर देगा, ट्रांसफर कर, बैंक के पास क्या आ गया, समझ में आया। तो यहां पे तीन पार्टी कौन हो गया, ये ड्रॉवर, बैंकर क्या हो गया हमारा ड्रवी, और ये क्या हो गया पानी, समझ में आया। हाँ, ये हमारा पे करेगा ये बैंक, ठीक है, नहीं आया समझ, पे जो पाने वाला होता है ना वो पे ही होता है, तो अब नहीं कंफ्यूज आइए, ठीक है, ना ना ना, पे, तो ये बैंक वाले चेक के केस में, हाँ, इसमें नहीं ना होगा। नेक्स्ट हमारा क्या है, कोलेटरल सिक्योरिटी। फिर यहाँ पे देखिए जस्ट इसी के जैसा, कोलेटरल सिक्योरिटी, ये क्या होता है, कोलेटरल सिक्योरिटी क्या होता है, मतलब यहाँ पे कोलेटरल कह लीजिए, चार्ज कह लीजिए, मॉर्गेज कह लीजिए, सब क्या होता है, जो अगेंस्ट में आप जो अपना एसेट्स वगैरह जो आप उसके पास रखते हो ना, वो क्या हो जाता है हमारा कोलेटरल सिक्योरिटी के तौर पे हो जाता है। फिर आए क्या करें, कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल, कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल का मतलब क्या होता है, अरे उसको डिस्पोज कर दो यार, समाप्त करने के भी कुछ खर्चे होते हैं भाई, उसको तोड़ना, उसको हटाना, ये तो चलिए हुआ, लेकिन इसके अलावा आप यदि कोई सामान हटाते हो, लेट्स सपोज मशीनरी हटाते हो, गेन हो सकता है ना, बेचोगे ना उसको, गेन होगा, तो गेन होगा तो इनकम होगा, मतलब टैक्स तो देना पड़ेगा ना। तो इनकम टैक्स वगैरह जो आप पे करते हो डिस्पोज करने पे, जो आपको प्रॉफिट होता है उससे जो टैक्स पे करते हो, सारा का सारा इस कॉस्ट पे, मतलब एक ये खास करके बहुत बड़े बड़े मशीनरी वगैरह को जब हम डिस्पोज ऑफ करते हैं ना, तो उस टाइम पे आता है, जैसे या हम रिप्लेस करते हैं कोई मशीनरी, कि पुराने मशीनरी को हमने बेचा तो उस पर जो टैक्स आया उस टैक्स को पहले भरा,
फिर नया मशीनरी परचेज किया। तो यार डिस्पोजल का मतलब जो पुराने मशीनरी को हमने हटाया, उसको हटाने में कुल कितने पैसे हमारे लगे, वो सारा का सारा क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल। वही कह रहे हैं यहाँ पे, कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल आर इंक्रीमेंटल कॉस्ट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू द डिस्पोजल ऑफ एन एसेट्स। मतलब डायरेक्टली किस पे अप्लाई होता है ये, जिस एसेट्स को हम हटा रहे हैं, ठीक है ना। एक्सक्लूडिंग, लेकिन एक्सक्लूडिंग कर रहा है फाइनेंस कॉस्ट एंड इनकम टैक्स एक्सपेंस यहाँ पे हटा दिया। जबकि यहाँ पे क्या कर रहा है, तो यहाँ पे फाइनेंस कॉस्ट यानी कि जो लोन वगैरह लेके जो हम कुछ भी करते हैं उसके बारे में नहीं, यहाँ पे कह रहा है कि कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल में जैसे मशीन वगैरह तोड़ने वगैरह में जो लगता है ना, उन सब चीज़ों के लिए जो लगता है वो सारा का सारा कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल में है। तो इनकम टैक्स को लीगल फीस वगैरह बना के सीधे वो कहा जाएगा, क्योंकि इनकम टैक्स इसलिए नहीं कहा क्योंकि वो चला जाता है पीएल वगैरह इस सब में। ये हो गया। उसके बाद क्या आता है हमारा, अब एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे डिस्पोजल के बाद आता है कंटिंजेंसी। क्या आता है हमारा, कंटिंजेंसी। कंटिंजेंसी मतलब ये किससे रिलेट करता है, ये क्या होता है भाई, ये सारा का सारा डिपेंड या डिपेंडेंट नहीं, अब इसको कह लीजिए डिपेंड्स अपॉन, डिपेंड्स अपॉन हैपनिंग एंड नॉन हैपनिंग ऑफ सर्टेन सर्कमस्टांसेस। किसी खास सर्कमस्टांसेस मतलब किसी खास स्थिति पे, किसी होनी अनहोनी पे डिपेंड करता है। कंटिजेंट क्या होता है, जो किसी होनी अनहोनी पे नहीं होता है कि भाई अब जैसे बारिश होगा, मैंने एक प्लान किया भाई ये काम आज बारिश शाम को होगा तो ये प्लान करेंगे, अब बारिश होगा तो वो काम करेंगे, तो नहीं होगा तो नहीं करेंगे, तो वो कंटिजेंसी, वो डिपेंड किसी खास सर्कमस्टांसेस पे। तो बिजनेस में कैसे आता है ये, तो कंटिजेंट एसेट्स कंटिजेंट लायबिलिटी। जैसे दो लोग हैं, एक है एबीसी लिमिटेड और एक है हमारा XYZ, इसने इसके ऊपर क्या कर दिया है, सूट फाइल कर दिया, केस कर दिया, कितने रुपए के लिए, 1 CR। केस का निर्णय आने वाला है इस 1 CR के, है कि नहीं। तो ये क्या है भाई, अगर ये केस जीतता है, ये केस, तो ये क्या मान के चलेगा कि इतना कंटिजेंट एसेट्स हमारा होने वाला है। अगर ये केस जीत गया तो 1 करोड़ इसको होने वाला है, और ये उसको क्या मान के चल रहा होगा, कंटिजेंट लायबिलिटी, क्योंकि अगर ये केस हार गया तो देना पड़ेगा। तो कंटिजेंट समझे, ये किस पे डिपेंड कर रहे हैं, कोई अनसर्टेन सर्कमस्टांसेस, अनसर्टेन है मतलब ये किसी ना किसी खास समय पे, किसी ना किसी खास घटना पे जो आधारित है, तो क्या हो जाता है हमारा कंटिजेंसी। तो उसी से रिलेटेड है आगे कंटिजेंट एसेट्स या कंटिजेंट लायबिलिटी। जैसे कंटिजेंट एसेट्स के बारे में दिया है कि एन एसेट्स द एग्जिस्टेंस, ओनरशिप और वैल्यू ऑफ विच मे बी नोन और डिटरमाइंड ओनली ऑन द ऑक्यूरेंस और नॉन ऑक्यूरेंस ऑफ वन और मोर अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट्स। मतलब ये एसेट्स मेरा होगा कि नहीं होगा, ये किस पे डिपेंड करता है, किसी खास इवेंट पे डिपेंड करता है, अनसर्टेन इवेंट पे। मतलब ये जरूरी नहीं है कि होगा ही, अब जैसे बारिश का है अनुमान लगाया गया, जरूरी है होगा ही, दिन भर बरसता रहा, 4 दिन से बरस रहा, लेकिन जब उसका काम था नहीं बरसा, अनसर्टेन है, इसको अपसर्टेनिटी अपने। तो वैसे ही एसेट्स का है और वैसे ही लायबिलिटी का है कि ऑन एन एप्लीकेशन रिलेटेड टू, अब जैसे एसेट्स इसके तरफ से माना आपने, लायबिलिटी XYZ की तरफ से मान लीजिए, एबीसी ने इसके ऊपर केस किया है,
अगर ये केस हार जाएगा तो क्या करना पड़ेगा, 1 करोड़ देना पड़ेगा। तो उसको सोच के देखिए कि एन ऑब्लिगेशन रिलेटेड टू एग्जिस्टिंग कंडीशन और सिचुएशन विच में अराइज इन फ्यूचर, हो सकता है कि इसको फ्यूचर में अराइज देना पड़ जाए, ये सिचुएशन आ जाए। कब, लेकिन किस पे डिपेंड करता है, डिपेंडिंग ऑन द ऑक्यूरेंस और नॉन ऑक्यूरेंस ऑफ वन और मोर अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट्स। भविष्य में कोई होने वाला कोई ऐसा घटना है जिसके कारण उसको देना पड़ सकता है पैसे, तो क्या हो जाएगा, उसका कंटिंजेंट लायबिलिटी है। तो उसको हम बैलेंस शीट सब में नहीं दिखते हैं, सबको कहाँ दिखाते हैं हम, फुटनोट वगैरह में, आउट ऑफ बैलेंस। ठीक है, फिर अगला कह रहा है क्या हमारा, कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्री मतलब समझिएगा, ये क्रॉस्ड, समझिए क्रॉस्ड ही कह लीजिए, जो क्रॉस होता है, जैसे कि मान के चलिए ए और बी दो लोग, ए बी को देने वाला है 500 रुपया और बी ए को देने वाला है 700 रुपया। बड़ी स्थिति खराब है तुम्हारा, रात में नहीं सोते हो, तब क्या दिक्कत है, 6 घंटा सो। ठीक है, देखिए तो ए बी को देने वाला है कितना, 500, और बी ए को देने वाला है कितना, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम ऐसा नहीं कर लेंगे, इन दोनों का सीधे एडजस्टमेंट करें और सीधे ये कर दे कि बी ए को देगा कितना, यही हो जाता है हमारा क्या, कॉन्ट्रेंट। कि हमने क्या किया भाई, एडजस्टमेंट कर दिया, एक का एडजस्टमेंट दूसरे के साथ कर दिया। वही कह रहा है क्या, वन और टू और मोर अकाउंट्स विच पार्शियली और होली सेट ऑफ अनदर और अदर अकाउंट्स, तो हमारा क्या होता है, कॉन्ट्रेंट। अब यहाँ पे क्या था, दो अकाउंट्स थे, दोनों को हमने क्या कर दिया, एक दूसरे के साथ सेट ऑफ करके फाइनल अमाउंट हमने निकाल दिया। ये खास करके आपको पता है, जब आप ट्रायल बैलेंस वगैरह बनाइएगा तो वहां पे काउंटर एंट्री आता है, या कैशबुक बनाइए, सॉरी ट्रायल बैलेंस बोल रहे हैं, कैशबुक बनाइएगा तो आपको काउंटर एंट्री मिलता है। क्योंकि कैशबुक में जानते हैं क्या होता है, दो चीजों से रिलेटेड ये बात है, एक कैश से और दूसरा बैंक से। ठीक है, इसमें क्या है कि ये बढ़ेगा कैश या बैंक तो डेबिट में, घटेगा तो, अब मान के चलिए मैं कैश बुक बना रहा हूं, अब समझ में आ जाएगा, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर, सोचिए जैसे कोई परचेज किया हमने, 500 का परचेज किया, तो जैसे परचेज किया होगा हमारा अमाउंट घटा होगा, तो हम यहां पे लिख देंगे बाई परचेज कितना, 500। हमने कोई चीज सेल किया या कहीं से हमें रिसीव हुआ, मान के चलिए हमें डेटर से मिला, तो हम यहां पे लिख देंगे 1000 मिला। लेकिन हमने क्या किया, अब देखिए कैश बुक बना रहे हैं, किसके लिए बनता है, कैश के लिए, बैंक। हमने क्या किया, बैंक से निकाला, कितना रुपया, 500 निकाला, या मान लीजिए 600 रुपया निकाला बैंक से, तो क्या हुआ, हमारा कैश बढ़ा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, आया कि नहीं है, अब सेम एंट्री दोनों जगह आ गया। तो जनरली क्या किया जाता है, अकाउंटिंग में कहा जाता है इस एंट्री को छोड़ दो, सेट ऑफ कर दो एक दूसरे के साथ, खत्म कर दो, क्यों झूठ का जगह, और नहीं तो अगर लिख रहे हो तो रेड कलर में इसका अमाउंट लिख दो, ताकि ये पता चल जाए कि ये दोनों ट्रांजेक्शन सेम है एक दूसरे के। ठीक है, तो काउंटर मतलब समझिए, जो एक का सेटअप दूसरे के साथ। फिर आगे कह रहा है, एक नया नाम दे रहा है क्या हमारा, कॉस्ट। मुझे नहीं लगता ये सब बताने वाला,
कॉस्ट का मतलब क्या हुआ, लागत। किसी भी एसेट्स के बारे में कह लीजिए, एक्सपेंस के बारे में कह लीजिए, जो आप पे करते हो या प्रॉमिस टू पे, वो सारा का सारा क्या हो जाता है, कॉस्ट। और वही कह ही रहे थे, अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन और एट्रीब्यूटेबल टू ए स्पेसिफाइड आर्टिकल, प्रोडक्ट और एक्टिविटी। कोई प्रोडक्ट मैं बना रहा हूँ, उस पर जो भी हमारे खर्चे लग रहे हैं, या कोई भी ऐसा खर्च है जिसका एक पार्ट में उस पर क्या कर रहा हूँ, लगा रहा हूँ, एट्रीब्यूट कर रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, वो सारा का सारा कॉस्ट हो जाएगा। फिर आगे कह रहा है कॉस्ट ऑफ परचेज और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, दो चीज। अक्सर बच्चे इसको सेम मान लेते हैं। एक मैंने बताया कॉस्ट ऑफ, और एक है क्या हमारा, पीओ जीएस, कॉस्ट ऑफ गुड्स। कॉस्ट ऑफ परचेज मतलब टोटल, ये हमारा क्या बात करता है, ओरिजिनल कॉस्ट। याद है मैंने ओरिजिनल कॉस्ट आपको बोला था कि किसी भी चीज को परचेज करने से लेकर उसको यूजेबल कंडीशन में लाने तक, या अगर सेल होने वाला है तो सेलेबल कंडीशन तक लाने तक, उसमें जो भी खर्चे हम कर रहे हैं वो सारा का सारा ओरिजिनल कॉस्ट में क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। तो परचेज मतलब परचेज, उस पर जो कमीशन वगैरह है, जो टैक्स लग रहा है कि नहीं, ट्रांसपोर्टेशन मतलब डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो भी, वो सारे ऐड कर दिए जाते हैं, तो क्या हो जाता है, कॉस्ट ऑफ परचेज। लेकिन ये कहता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी कि हमने जो सामान बेचा है उसका, अब चूंकि प्राइस है वो तो सेल प्राइस पे बिका होगा, तो हमें चाहिए क्या, कॉस्ट प्राइस, कितने का सामान हमने कितने बेचा, तब ना हमें ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस आएगा। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के लिए हम क्या कहते हैं कि जो सामान हमने बेचा है उस सामान पे एक्चुअल में हमारा कितना कॉस्ट लगा है, वो टोटल सामान हमारा कितने का था। तो ओवरऑल हम बात करें ना, तो जो बिका हुआ सामान है उसका ओरिजिनल कॉस्ट के बारे को, उसी को हम क्या कहते हैं, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ सोल्ड गुड्स। तो इसको क्या कह सकते हैं आप, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ गुड्स, जो हमने सामान एक्चुअल में बेचा है उसका ओरिजिनल कॉस्ट। तो ये क्या हो जाता है हमारा, यहां पे क्या हो गया हमारा, परचेज प्लस लेकिन यहां पे क्या आ जाता हमारा, ओपनिंग में प्लस क्या करेंगे, परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस स्टॉक। आया समझ, ट्रायल बैलेंस बताए थे, याद है कुछ, सॉरी ट्रेडिंग अकाउंट बताए थे, वही ना ट्रेडिंग अकाउंट है। डेबिट साइड में ओपनिंग, परचेज और डायरेक्ट एक्सपेंस लिखते हैं, और क्रेडिट साइड में क्लोजिंग स्टॉक लिखते हैं, सेल लिखते हैं, सेल में से सब हटा दीजिएगा जोड़ के, तो ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस आता था। वही चीज़ तो है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। यानी हमने जो सामान बेचा, अब एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको कैसे, मानिए हमने, सोचिए हम इस बार हमने टोटल सामान बेचा है, गुड्स सोल्ड है हमारा 10,000 का। एक दुकानदार से जाके हमने बात किया सब्जी वाले से कि भाई कितने का बेचा आज सब्जी, उसने बोला सर 10,000 का। अब उससे हमने बात की, चल बता आया था तो कितना रुपया था, कितने का सब्जी था तेरे पास, सर आया था तो शुरुआत में हमारे पास कितना था, ओपनिंग स्टॉक। फिर क्या किया, कुछ नहीं सर, 4,000 का और हमने खरीद लिया, मार्केट से गए ले आए, कितने का सब्जी हो गया उसके पास। लेकिन सर उसको घर तक लाने में ना मेरे 1,000 रुपये और इसको 6,000 कर दीजिए, थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, मार्जिन ज़्यादा मतलब, हो गया कोई दिक्कत। और अभी तेरे पास कितना बचा है, तो साहब अभी भी मेरे पास 1,500 का सब्जी, यानी कि उसके पास टोटल सब्जी पे खर्च कितना लगा था, 2,000 पहले से था, 2,000 का सब्जी, 6,000 का सब्जी खरीदा, 8,000 का सब्जी अब उसके पास अवेलेबल है, 1,000 उसने खर्च किया सब्जी पे ही ना, खर्च किया लाने में,
9,000 का सब्जी उसके पास उपलब्ध है, हाँ, लेकिन अब कितना उपलब्ध है, 1500 उपलब्ध है, यानी उसका सब्जी बिका कितना है, आज कितना सब्जी बिका है, 7500। टोटल कितने का सब्जी उसके पास अवेलेबल था, 9,000 का था, लेकिन अब लास्ट में बचा कितना है, यानी कि यहाँ उसका कितने का बिका है, वही तो हमारा COGS। अब उस 7500 को हमने कितने में बेचा, तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ गया, हाँ 2500। आया समझ में, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होता है। और गुड्स परचेज के बारे में अगर मैं बात करूं, परचेज कॉस्ट 7,000, आया समझ में, परचेज प्लस, कोई दिक्कत आ गया। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बारे में बात करेंगे तो पूरा कैलकुलेट करेंगे 7500, लेकिन सिर्फ परचेज कॉस्ट के बारे में बात करेंगे तो 7,000, आया समझ में। नेक्स्ट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो ही गया। कन्वर्जन कॉस्ट, नाम से ही पता चल रहा है यार, कन्वर्जन मतलब क्या होता है, मतलब यानी कि हम क्या कर रहे हैं, रॉ मटेरियल्स को किस चीज में बदल रहे हैं, है कि नहीं, या क्या वर्क इन प्रोग्रेस भी हो सकता है, मानिए फिनिश नहीं हुआ अभी, तो वर्क अनफिनिश्ड जो है अभी, बट प्रोसेस में। तो रॉ मटेरियल को अगर फिनिश गुड्स में या वर्क इन प्रोग्रेस में बदल रहे हैं तो यहाँ पे प्रोसेस कॉस्ट लग रहा होगा कि नहीं लग रहा होगा, लग रहा होगा कि नहीं लग रहा होगा, ऐसे थोड़े ना बदल जाए। तो ये जो प्रोसेस कॉस्ट होता है ना, यही क्या होता है, कन्वर्जन कॉस्ट। कोई दिक्कत, अब जो पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा आपको। नेक्स्ट हमारा क्या कर रहा है, कन्वर्टेबल डिबेंचर, फिर यहां भी नाम से पता चल रहा है, कन्वर्टेबल, ये भी है कन्वर्टेबल डिबेंचर। कन्वर्टेबल मतलब बदलने योग्य, जिसको हम आसानी से क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। और डिबेंचर मतलब वही ऋण पत्र, यानी वो डिबेंचर जिसको हम आसानी से, यदि हम डिबेंचर को हम आसानी से किस में बदल दें, शेयर कैपिटल या अदर टाइप ऑफ डिबेंचर में, मतलब बदल सकते हैं, जिसको आसानी से किसी और रूप में बदल सकते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, कन्वर्टेबल डिबेंचर, ठीक है ना। कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर भी आता है, मतलब जिसको हम आसानी से बदल सकते हैं, ठीक। फिर आता है क्या हमारा, कम्युलेटिव, ये नाम आपने सुना है कभी, थोड़ा बहुत क्या सुने हैं सर, पूछिए मत होता कि थोड़ा सा कुछ तो बताइए, क्या कहते हैं उसको, वाक्य बता सकते हैं, इसमें कोई बात कह सकते हैं आप मुझसे, कम्युलेटिव, इसका मतलब कम्युलेटिव, हाँ कम्युलेटिव मतलब इसका मतलब होता है इकट्ठा, ये क्या करना भाई, एक्युमुलेट टाइप से ये भी है, ठीक है। तो ये क्या है हमारा,
तो जहां भी कम्युलेटिव है ना, समझिएगा वो जो पीछे है ना, कहता है पीछे हमको आगे दे दीजिए, पीछे वाला पकड़े रहता है, वो वाला सिचुएशन है। मतलब ये छोड़ने वाला नहीं, अपने हिस्सा लेके ही रहेगा। ठीक है, इस बार मत दीजिए, अगले बार दोनों जोड़ के कम्युलेट करके दे दीजिएगा। नहीं कहता, दोनों एक ही साथ दे दीजिएगा। मतलब मत सोचिए कि इस बार नहीं दिए आप तो अगला बार खाली अगला बार बोल देना ना। रेंट क्या होता है, रूम रेंट क्या होता है, कम्युलेटिव होता है। या तो हर महीने दो, नहीं तो इस बार नहीं दिए किसी कारणवश तो अगले महीने तो देना पड़ेगा। तो क्या हो गया हमारा, वो कम्युलेटिव हो गया। अब इसी से हमारा आता है कम्युलेटिव एक प्रीफरेंस शेयर। जनरली जानते हैं, जनरली क्या, प्रीफरेंस शेयर पे फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड होता है। जैसे लोन पे रेट फिक्स होता है ना कि 10% हमको इंटरेस्ट चाहिए ही चाहिए, वैसे ही प्रेफरेंस शेयर पे फिक्स होता है। प्रेफरेंस शेयर के आगे देखिएगा तो लिखा रहेगा 10% प्रेफरेंस शेयर, 12% प्रेफरेंस शेयर, 5% प्रेफरेंस शेयर, 15% प्रेफरेंस शेयर। ये सारे क्या है, इसका मतलब हर वर्ष इस प्रेफरेंस शेयर पे हम डिविडेंड के तौर पे इनको इतना परसेंटेज देंगे। ठीक, लेकिन समस्या क्या है, ये क्या है भाई, क्या है ये, और कंपनी में जो शेयर जो होता है ना, ऑनर होता है, और ऑनर का हक जो होता है ना प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट होगा तो हम प्रेफरेंस शेयर को देंगे, नहीं होगा तो लॉस में थोड़े देंगे, देंगे क्या। तो प्रेफरेंस शेयर भाई कहा था कोई बात नहीं इस बार मत दीजिए, अगली बार दे दीजिए। जैसे 1 लाख का किसी ने प्रेफरेंस शेयर खरीदा, पता चला वो कम्युनिटी प्रेफरेंस शेयर खरीदा, इस बार कंपनी को लॉस लग गया, 1 लाख पे उसे कितना मिलना चाहिए था डिविडेंड, 10,000 भाई, 10% के रेट से 10,000 मिलना चाहिए था, नहीं मिला इस बार। बोला कोई बात नहीं, अगले साल आप हमको क्या कर दीजिएगा, 20,000 दे दीजिए। माने इस बार प्रॉफिट कम हुआ, 7,000 मिला था, अगले साल कितना मिलेगा इसको, अगले साल भी थोड़ा कम हो गया, तो इस साल का भी अगले साल का भी जोड़ के उसके अगले साल मिलेगा, मतलब मिलेगा, छूटेगा नहीं, क्योंकि वो इकट्ठा होता जाता है। क्या होता जाता है, वो इकट्ठा, ये हो गया हमारा कम्युनिटी। गवर्नमेंट जॉब में जो कटता है पैसा लास्ट में रिटायरमेंट, तो कम्युलेट होकर मिलता है वो, हाँ, वो कम्युलेटिव हो, ठीक है ना। फिर उसके बाद दो चीज है, वो तो कंडीशन पे डिपेंड करेगा, वैसे कुछ खास नहीं होता। एक दिया है आपको, नाम तो ये तो सुना सुना लग रहा होगा, आराध्या, क्या नाम है आपका, आकांक्षा, आकांक्षा सॉरी, इसका तो नाम सुनी होंगी, क्या होता है, देखिए हिंदी भोजपुरी इंग्लिश सब चलेगा, जो आप समझा सकते हैं, जरूरी नहीं है कि फॉर्मल लैंग्वेज ही यूज करिए। देखिए दोनों को एक साथ तो आप बता ही नहीं सकते, पहली बात, क्योंकि दोनों एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है, मिलने वाला एक को देना होता है। तो जिसका बेनिफिट आप कंज्यूम कर रहे हो 1 वर्ष के अंदर विद इन अकाउंटिंग, है कि नहीं, लेकिन अकाउंटिंग ईयर के बदले में आपको बताया था एक वर्ड, वो यूज होता तो बेहतर। फिर वही बात, वही तो फिर वही क्या बताया था, अकाउंटिंग पीरियड या अकाउंटिंग साइकिल के बारे में बताया था, याद है कुछ। तो अकाउंटिंग साइकिल हो सकता है कि आपको जरूरी नहीं है 12 महीने का ही होगा, अकाउंटिंग साइकिल हो सकता है कि आपको 15 महीने का भी हो जाए। तो विच एवर इज लोअर, समझ में आया, सॉरी हाँ 12 मंथ्स, और क्या कहते हैं 12 मंथ्स या उससे विच एवर इज हाइयर, 12 मंथ्स और अकाउंटिंग साइकिल विच एवर इज हाइयर। तो जैसे 3 महीने का अगर अकाउंटिंग साइकिल हुआ तो 3 महीना नहीं, तब 12 मंथ देखेंगे। लेकिन अगर 12 मंथ हमारा अकाउंटिंग ईयर है और 15 महीना हमारा अकाउंटिंग साइकिल है तो हम 15, ठीक है ना, विच एवर इज हाइयर।
तो करेंट एसेट्स का जिसका बेनिफिट हम विद इन अकाउंटिंग पीरियड, पहले किसको अकाउंटिंग साइकिल, उसके बाद अकाउंटिंग, ठीक है ना। और करंट लायबिलिटी मतलब वो लायबिलिटी जिसको विद इन करंट अकाउंटिंग साइकिल हमें क्या करना होता है, पेमेंट करना होता है, या अगर करंट अकाउंटिंग साइकिल का डेटा हमारे पास अवेलेबल नहीं है, इन दैट केस हम उसको अकाउंटिंग ईयर में हम क्या करते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। तो हमारा क्या हो जाता है, करंट लायबिलिटी। बताइए कोई दिक्कत? 2 पेज आज भी खत्म हो गया अभी, कल 2 पेज खींचा था। क्या रहने दिया, क्लास में क्या पढ़ाई हुआ?